पुष्पा पुष्पराज। नमस्कार बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है पारितंत्र। इंग्लिश में से इकोसिस्टम कहा जाता है। और चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इकोसिस्टम। आइए देखते हैं इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव। और सारे जो ऑब्जेक्टिव है मैं कहाँ तक करा चुका हूँ इस सीरीज में। चैप्टर नंबर 11 तक करा चुका हूँ। और यह है चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है पारितंत्र। आइए रिक्त स्थानों से स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले तो इसका नाम लिख लेते हैं सही से। ये पारितंत्र लिखा हुआ है, पारितंत्र। और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 11 तक मैं करा चुका हूँ। और अगले क्या है जो चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फिलअप है, को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है। प्रकृति की यानी नेचर की सबसे क्रियाशील इकाई कौन है? तो यह है पारितंत्र। पारितंत्र या इसको कहा जा सकता है पारिस्थितिक तंत्र। तो पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई माना जाता है, क्योंकि प्रकृति में जो भी जो सिस्टम है उसमें एक जो पारितंत्र है उसमें बहुत सारे जीव शामिल रहते हैं जो मिलकर आपस में क्रिया करके एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, यानी एक गतिक इकाई बनाते हैं, जिसको एक पारितंत्र कहा जाता है। दूसरा, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है स्तरीकरण। इसे कहा जाता है स्तरीकरण। इस स्तरीकरण का मतलब क्या है? जैसे क्या है, पौधे हैं तो पौधे में क्या है, कुछ छोटे पौधे होते हैं जैसे घास, कुछ क्या है उनमें बड़े पौधे होते हैं जैसे झाड़ियाँ। इसके अलावा और भी बड़े बड़े पौधे होते हैं, इनको वृक्ष कहा जाता है। तो इनका जो ऊर्ध्वाधर जो वितरण है यानी इनका जो नैमिनेशन है उसको क्या कहा जाता है? स्तरीकरण। स्तरीकरण का सीधा सा मतलब है कि किसी का एक लेवलाइजेशन क्या कर देना, यानी एक छोटा है, एक मध्यम है, एक बड़ा है, इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न जैव मात्रा है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्राथमिक उत्पादन। प्राथमिक उत्पादन। प्राथमिक उत्पादन का अर्थ है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों द्वारा एक निश्चित समय में कुछ न कुछ जो भोजन है वो बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादन। आगे देखें, जैव मात्रा के उत्पादन की दर को, इसको क्या कहा जाता है? उत्पादकता। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें। ठीक है, और इसी अंतर के कारण मिस्टेक हो जाती है पेपर में। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को, यानी पौधे हैं अगर कोई खाना बना रहे हैं तो उस खाने को हम जैव मात्रा कह सकते हैं। तो जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहा जाता है? उत्पादकता, यानी इंग्लिश में कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। राइट। अगला, एक पारिस्थितिक तंत्र की प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन की दर है, तो इसे सकल प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, सकल का मतलब होता है टोटल। टोटल फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से स्टार्च में कन्वर्ट होता है, तो वो सारे क्या है जो जो भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? सकल प्राथमिक उत्पादकता। इसी को शॉर्ट में कहते हैं जीपीपी। जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है पेपर में और इसका शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है एनपीपी। ठीक है, तो यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी जीपीपी, तो जीपीपी में से क्या है? श्वसन। श्वसन यानी आर को घटा देते हैं तो एनपीपी प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला यह है जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। ठीक है, तो यह है। आगे देखें,
को उपभोक्ताओं ने नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया है। देखिए, जैसे पौधे हैं खाना बनाते हैं, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो खाना बनाते हैं उसको प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। फिर क्या होता है, पौधे को जीव जंतु क्या खा लेते हैं, जो कि शाकाहारी जंतु होते हैं वो खा लेते हैं। तो शाकाहारी जंतु में भी जो खाना है वो इकट्ठा हो जाता है। अब उसको क्या कहते हैं, अब उसको कहा जाता है द्वितीयक उत्पादकता। द्वितीयक उत्पादन भी कह सकते हैं, द्वितीयक उत्पादन, राइट। आगे देखें, जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक सामग्री जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को हिंदी में कहा जाता है अपघटन। अपघटन वो प्रक्रिया है जिसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे CO2 वाटर वह क्या है टूट जाते हैं, और इनके तो तोड़ने वाले जो जीव जंतु हैं उन्हें कहा जाता है क्या, अपघटक, राइट। तो अपघटक जो जीव हैं वो कौन सी प्रक्रिया करते हैं, अपघटन। अगला, अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं। तो अपरदहारी, अपरदहारी जैसे केंचुआ, तो केंचुआ है वो क्या कर देते हैं, जैसे पत्तियां हैं, जैसे क्या कागज है, तो उनको क्या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। तो खंडन प्रक्रिया को करने वाला कौन है, अपरदहारी यानी केंचुए जैसे। आगे देखें, कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि के मृदा शस्त्र में प्रवेश कर जाते हैं। यानी अपघटन प्रक्रिया के दौरान जो पोषक तत्व भूमि के अंदर नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो उसी में अपघटन में एक प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है निच्छालन। तो निच्छालन प्रक्रिया में जो जल में घुलने वाले क्या जो अकार्बनिक तत्व है वो कहाँ पे चले जाते हैं, मिट्टी में, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक मिनट, तो फिर से कोशिश करते हैं, कहाँ तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक। देखिए, जीवाणु एवं कवक एंजाइम अपरदों को सरल कार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं, सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी वो ये कह रहा है कि जीवाणु है, कवक है यानी फफूंद है, वो कार्बनिक तत्वों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है, उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म को हिंदी में कहा जाता है, एक मिनट, इसको कहा जाता है अपक्षय। क्या कहा जाता है, अपक्षय, राइट। अगला, के द्वारा एक गहरे रंग की क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है। देखिए, जो जो खाद है, खाद को इंग्लिश में ह्यूमस कहते हैं, और ह्यूमस किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, ह्यूमस भवन, ह्यूमस भवन के द्वारा। और खाद एक कैसा पदार्थ है, क्रिस्टल रहित है, और कैसा है, गहरे रंग का है। वो आपने क्या, आपको पता ही होगा खाद कैसा होता है। आगे, ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा खंडित होता है, यानी ह्यूमस जो है वो आगे खंडित होकर मिट्टी मिल जाता है, और मिट्टी मिलाने की प्रक्रिया है उसे कहा जाता है खनिजी भवन या खनिजीकरण, ठीक है, मिनरलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो जो मिट्टी में जो खाद है, ह्यूमस है, वो मिल जाता है, तो किस प्रक्रिया के द्वारा मिलता है, खनिजीकरण। और खनिजीकरण प्रक्रिया के द्वारा जो भी क्या पदार्थ है, जो भी तत्व है, वो वापस कहाँ पे चले जाते हैं, वो मिट्टी में चले जाते हैं, राइट। आगे देखें, पारितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्र के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत सूर्य है। तो सूर्य है वो पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा स्रोत है, लेकिन कहाँ पर ऊर्जा, सूर्य की जो ऊर्जा है वो नहीं पहुंचती है, तो वह है जो समुद्री यानी जो गहरे समुद्र होते हैं, गहरे समुद्री जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर सूर्य की जो ऊर्जा है, सनलाइट है, वो नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। आगे, पादप यानी पौधे केवल 2 से
10% जो प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण, जिसको हम पार कहते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का ग्रहण करते हैं, तो 2 से 10% ग्रहण करते हैं, राइट, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक होती है। यानी सनलाइट आती है, तो सनलाइट आती है तो उसमें से क्या 2 से 10% जो है प्लांट है उसका क्या यूज कर पाते हैं, राइट। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम की शब्दावली में हरे पादप यानी पौधों को कहा जाता है उत्पादक। ये ऑब्जेक्टिव है वो कई बार आ चुका है, कईयों बार आ चुका है। यानी इकोसिस्टम में हरे पौधों को क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है। आगे विभिन्न प्रजाति जैसे पादप है, प्लवक है, काई है, बड़े पादप है ना। तो प्राथमिक उत्पादक हैं, कहाँ के प्राथमिक उत्पादक हैं, तो ये है जलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक जलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक हैं। यानी जल में जो भोजन बनाने का काम है वो यही प्लवक है, काई है, छोटे पादप है वही करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सभी जीव अपनी आहार भोजन की आवश्यकता के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो पौधों पर निर्भर रहते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उपभोक्ता, ठीक है। पौधों पर निर्भर रहने वालों को उपभोक्ता कहा जाता है। आगे, यदि उपभोक्ता उत्पादक से आहार पूर्ति करते हैं, यानी उपभोक्ता है वो उत्पादक यानी पेड़ पौधे से अगर भोजन लेते हैं तो उन्हें कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बात समझ में आई, ठीक है। इसी तरह के क्या ऑब्जेक्टिव आएंगे, है ना, थोड़ा कंफ्यूज करने वाले, थोड़ा सा क्या है दिमाग लगाएंगे तुरंत क्या हो जाएगा। इसी तरह के ऑब्जेक्टिव आपको पेपर में परेशान कर सकते हैं। आगे, पारिस्थितिक तंत्र में जीएफसी की तुलना में अपरत कार्य श्रृंखला द्वारा कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो जो जलीय, एक मिनट, जलीय पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उनमें जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन होती है, उसकी तुलना में अपरत कार्य श्रृंखला यानी डीएफसी डेट्राइटस फूड चेन द्वारा कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। यानी जल के अंदर जो डीएफसी है, अपरत खाद्य श्रृंखला है, उसके द्वारा ज्यादा ऊर्जा मिलती है, राइट। आगे, कौन से पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण साधन है, तो यह है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं उनमें ग्रेजिंग फूड चेन होती है जो कि पौधों से शुरू होती है ना, प्लांट से, तो उसका महत्वपूर्ण साधन है, उसी के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे, सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, इसे कहा जाता है पोषण स्तर। यानी फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला है, उसमें भोजन कुछ कुछ जीव है वो उत्पादक होते हैं, कुछ उपभोक्ता होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में एक उनको एक निश्चित स्थान दे दिया गया है कि भाई तू T1 पे आया, तू T2 पे आया, तू तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, इस तरह से उनको स्थान दिया गया है। उस स्थान को कहा जाता है पोषण स्तर। अगला, एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, जिसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्टैंडिंग क्रॉप, हिंदी में कहा जाता है स्थित सस्य, स्थित सस्य, राइट, स्टैंडिंग क्रॉप। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न पोषण रीतियों पर जीवों के बीच चाहे आप एक खाद्य या ऊर्जा संबंध जोड़ें, जो आपको कैसा आकार मिलेगा, तो इसका पिरामिड आकार मिलेगा। ये क्या कहना चाह रहा है, तो वो ये कह रहे हैं चाहे जीवों के बीच में ऊर्जा संबंध जोड़ें या खाद्य संबंध जोड़ें, यानी अगर ये कहें कि हम इससे खाना लेते हैं या वो इससे खाना लेता है, तो इस तरह से एक ऊर्जा संबंध या खाद्य संबंध बनता है, तो इससे पिरामिड की संरचना मिलती है ना। तो यही है। आगे, समुद्र में के पिरामिड प्राय उल्टे होते हैं, तो समुद्र में जो जैव मात्रा होते हैं उसके पिरामिड उल्टे रहते हैं, या जैव भार के पिरामिड है उल्टे बनते हैं, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। जो जलीय इकोसिस्टम होते हैं, जलीय पारितंत्र होते हैं, उसमें क्या होता है, जो जैव भार होता है, देखो पिरामिड 3 तरह के होते हैं, एक तो संख्या के, दूसरा भार के, तीसरा ऊर्जा के। तो जो भार के जो पिरामिड होते हैं, जैव भार के पिरामिड होते हैं,
वह जलीय इकोसिस्टम में प्रायः उल्टे होते हैं। आगे, पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में यानी सीधे होते हैं, इसको सीधे कह सकते हैं। सीधे पिरामिड कहाँ पे मिलते हैं? ऊर्जा का जो पिरामिड है, ठीक है, वो हमेशा सीधे होता है। ऊर्जा का पिरामिड चाहे घास स्थल में हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे जलीय इकोसिस्टम में हो, है ना, कहीं पर भी ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? सीधे या खड़ी अवस्था में होता है। आगे, खाद्य श्रृंखला का प्राकृतिक अंतर संबंध, यानी बहुत सारी खाद्य श्रृंखला मिलकर किसका निर्माण करता है? खाद्य जाल का। किसका निर्माण करता है? खाद्य जाल, फूड वेब। बहुत सारी खाद्य श्रृंखला मिलकर खाद्य जाल यानी फूड वेब का निर्माण करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, और खाद्य श्रृंखला जो है बहुत सारी खाद्य श्रृंखला मिलकर क्या बनाती है? फूड वेब यानी खाद्य जाल। राइट, आगे वन वर्ड आ गए हैं। तो सबसे पहला है मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र में एक तो है जल जीवशाला, या दूसरा हो सकता है सस्य भूमि। सस्य भूमि का मतलब होता है जो खेत होते हैं, ठीक है। फसल भूमि, फसल भूमि यानी खेत, इसको कह सकते हैं। अगला, सभी जीव हैं अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर होते हैं, उन्हें कहा जाता है, उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, जो जीव पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको उपभोक्ता कहा जाता है। आगे, जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारितंत्र में पाया जाता है? तो जैव भार का उल्टा पिरामिड जलीय पारितंत्र में पाया जाता है। आगे, जलीय हो सकता है या फिर तालाब हो सकता है, समुद्र हो सकता है। अगर जैव भार की बात आएगी तो उल्टा पिरामिड मिलेगा। आगे, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो उत्पादकों की होती है, ठीक है, यानी पौधों की होती है। आगे देखें, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं, जैविक घटक हैं और अजैविक घटक हैं। राइट, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ओटी है क्योंकि डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। भोजन जाल यानी इसको खाद्य जाल कह सकते हैं। और देखो, इसी तरह से कंफ्यूज करेगा वो, भोजन जाल कह देगा, आपको लगेगा ये तो है नहीं है, पढ़ा नहीं है। भोजन तथा ऊर्जा प्रवाह होता है, तो खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह जो होता है वो बहुदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, जबकि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है। आगे, सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र कौन सा है? समुद्र है, ठीक है, सबसे स्थायी है। आगे, वन पारिस्थितिक तंत्र, ऊर्जा का पिरामिड पूछा है तो सीधा होगा, सीधा होगा यानी खड़ी अवस्था में होगा। आगे, वनों में वृक्ष मुख्य रूप से किसका कार्य करते हैं? तो उत्पादक ही होते हैं वन तो। वन चूंकि क्या पेड़ है, पौधे हैं, तो वो तो उत्पादक ही का काम करेंगे। आगे, विभिन्न पोषण स्तरों के क्रमवार भोजन ग्रहण करने से बड़ी श्रृंखला कहलाती है, तो खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन का घुमाने का एक तरीका है कि आपको क्या थोड़ा उलझाया जाए, तो आपको उलझना नहीं है कहीं पर भी। अगर भोजन का अंतर संबंध क्या पूछा है, भोजन का एक जीव से दूसरा संबंध पूछा है, तो खाद्य श्रृंखला बनाती है। राइट, आगे बढ़ते बढ़ते हैं। आगे देखें, जलीय पारितंत्र में उत्पादकता के लिए सीमाकारी कारक, ये प्रकाश है। कुछ बुक्स में ऑक्सीजन लिखा है, कुछ में प्रकाश लिखा है, लेकिन ये प्रकाश होगा क्योंकि वहां पर लाइट नहीं पहुंचती जलीय इकोसिस्टम में, इसलिए प्रकाश होगा। अगला, ह्यूमिफिकेशन द्वारा प्राप्त गहरे रंग का क्रिस्टल रहित पदार्थ क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। सिंपल, ह्यूमस जो है, ह्यूमस के क्या गुण कैसा है? ह्यूमस, देखो ह्यूमस कैसा होता है? अक्रिस्टलीय होता है, इसके अलावा कैसा होता है? गहरे रंग का होता है। राइट, बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने के कारण कौन सी संरचना बनती है? तो खाद्य जाल बनता है। और खाद्य जाल को और क्या कहा जाता है? भोजन जाल, एक ही बात है। आगे, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? ह्रास की बात आए तो 90% है। और एक प्रत्येक स्तर पर एक भाग से दूसरे भाग पर जब जाते हैं तो 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है प्रत्येक इकोसिस्टम में। 10% का नियम किसने दिया? लिटमैन ने दिया, ठीक है, इसने दिया। आगे, समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड कैसे होते हैं? तो उल्टे होते हैं, इसी को तो
अधिकतर याद रखना है। उल्टा पिरामिड बनता है। अब मैचिंग पे आ जाते हैं। मैचिंग में अपघटक कौन है? तो जीवाणु अपघटक है। कवक होता तो कवक भी होता। अपघटन करता, अपघटन करता इसमें तो अपघटन करता एक्टिनोमाइसिटिस चीता। तो चीता प्राथमिक उपभोक्ता में तो आएगा नहीं, तृतीयक उपभोक्ता में आएगा। भेड़ प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। 10% का नियम इसमें टेंसली लिखा है, लेकिन एक मिनट सोचने दो थोड़ा। अच्छा, ये तो इसी से आएगा। 10% का नियम, ऊर्जा प्रवाह और पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है वो टेंसली ने दिया है। 10% का जो नियम है उसी को ऊर्जा प्रवाह का नियम कहा जाता है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया गया है। चैप्टर नंबर 12 के ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो गए हैं, और चैप्टर नंबर 13 है वो मैं आपको कल कराऊंगा। धन्यवाद।